मैं मूर्ति सर से मिला एंड सुधा मूर्ति मैम से मिला। उन्होंने मुझे 2-3 चीज़ें उस 15 मिनट के डिस्कशन में बताई। उन्होंने बोला कि बेटा, वेन एवर यू डू एनीथिंग, नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर हेल्थ। 2010 में आई थी वो मूवी, और उस मूवी ने आई थिंक मेरी पुरानी जनरेशन को भी बहुत इम्पैक्ट किया। उसके पहले तो आई थिंक लोगों को मूवी में बताया भी नहीं जाता था कि आपके पास ऑप्शन है कि आप कॉलेज की डिग्री को क्विट करके कुछ करो। में जो लोग गए हैं वही कोटा को समझ सकते हैं। तो कोटा जितना ज़्यादा बाहर से आदमियों को एस्पिरेशन लगता है, उतना ही पीछे उसकी अलग स्टोरी है। तो 2015 में मैं और मेरा को फाउंडर सेलेक्ट हुए थे माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप में। हम इंडिया के टॉप 3 इनोवेशन आइडियाज़ में थे फॉर QR कोड पेमेंट्स। अगर टॉप 10% में हूँ किसी एक पर्टिकुलर एरिया में या किसी फील्ड में, तो मेरा पूरा काम ये होना चाहिए मैं उसमें टॉप 1 में कैसे पहुँचूँ, वर्सेस किसी में शायद मैं टॉप 90 में भी नहीं हूँ तो मैं उसमें लड़ाई लड़ूँ। तो उस लड़ाई को तो मैं कभी जीत ही नहीं सकता, क्योंकि वो लोग मुझसे हमेशा अच्छा करेंगे। दोस्तों, आज हमारे बहुत ही प्रिय मित्र, हमारे बचपन के साथी पारितोष हैं हमारे साथ, जो कि अयोध्या से ही बिलोंग करते हैं। तो पारितोष, टेस्ट एंड टेस्ट विद 3M में आपका स्वागत है। और इस छोटे से मेहमान का भी हमारे चैनल में स्वागत है। ये पोलो है, हमारा बचपन से इसको बड़े होते देखा है, तो बहुत लगाव है इसके साथ। ये भी हमारे साथ पॉडकास्ट में आता रहेगा दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ। जो पेट लवर्स हैं दोस्तों, इस पॉडकास्ट को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। तो पारितोष, सबसे पहले शुरू करते हैं, आप थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए लोगों को जो आपको नहीं जानते हैं। तो थैंक्स लॉट भैया एंड रितु भाभी, मुझे पॉडकास्ट पे इनवाइट करने के लिए, और पोलो को, तभी मैं हमें कह रहा हूँ। आई थिंक हम दोनों ही बहुत बहुत प्रिविलेज और ऑनर फील कर रहे हैं इस पॉडकास्ट पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सो जैसा आपने इंट्रोडक्शन में बारे में बोला, मैं काफ़ी प्रिसाइजली बोलना चाहूँगा। तो भैया और हम एक ही जगह से आते हैं, अयोध्या से। हमने स्कूलिंग भी ऑलमोस्ट सेम ही लेवल से की। फिर हम दोनों ने कोटा गए, हमने 11th-12th की वहाँ से। उसके बाद फॉर्चुनेटली हम दोनों एक ही कॉलेज में हम दोनों ने बैचलर्स भी की कंप्यूटर साइंस में। और उसके बाद भैया मेरे कंपनी के पहली स्टार्टअप के पहले एंजल इन्वेस्टर भी थे, जिन्होंने पहली बार मेरे अकाउंट में मेरे फ़ोन करने पे 15 से 10 हज़ार रुपये डाल दिए, और ये पूछा भी नहीं कि क्या कैसे कहाँ जाना है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था। उसके बाद आई थिंक समय के साथ साथ स्टार्टअप हुई, उसके बाद जॉब हुई, और आज हम सारे लोग बैंगलोर में अपनी अपनी रिस्पेक्टिव लाइफ में जी रहे हैं। अच्छा, तो इस पे मैं पूछना चाहूंगी कि अभी आपका कैसा चल रहा है। मतलब सबको पता चल गया है कि आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं आप, तो अभी आप टेक्निकली क्या कर रहे हैं और आप प्रोफेशनली क्या कर रहे हैं? सो टेक्निकली तो मैं कंप्यूटर साइंस से मैंने बैचलर्स की थी भैया की तरह। और मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत बड़ा भार रहूँगा कंप्यूटर साइंस की फ्रेटर्निटी पे अगर मैंने कुछ भी कोडिंग की। वो हर इंजीनियर को लगता है, मुझे लगता है। नहीं, मैंने बहुत ही जल्दी समझा इस बात को। मुझे लगता है कि लाइफ में आपके पास कुछ स्ट्रेंथ्स होती है, कुछ वीकनेसेस होती हैं। आपको हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए। वीकनेस पे लोग बोलेंगे, पर कोई ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। तो मैंने 3rd ईयर में ये समझ लिया था कि कोडिंग और डेवलपमेंट में कुछ ज़्यादा मैं तो नहीं कर पाऊँगा। दो उस ज़माने में काफ़ी क्रेज़ था कंप्यूटर साइंस में आगे जाकर डेवलपमेंट का। तो मैंने 3rd ईयर से ये समझ लिया कि प्रोफेशनली आइदर आई विल गो ऑन द बिजनेस साइड, जहाँ पे मैं आइदर MBA करूँ या मैं बिज़नेस प्रोफेशनल बनूँ, या मैं खुद का कुछ करूँ जिससे मुझे एक्सपोजर मिल जाए बिज़नेस साइड का। तो आज जो मैं करता हूँ मेजरली वो मैं एक स्टार्टअप में काम करता हूँ, साइंजी, जो बैंक्स को, ग्लोबल बैंक्स को, इंडियन बैंक्स को डिजिटल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं फॉर कस्टमर ऑनबोर्डिंग, डिजिटल ऑनबोर्डिंग। तो आप कह सकते हो कि जो भी बैंकिंग में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसमें मैं एक SaaS कंपनी की तरह उन्हें हेल्प करता हूँ। मैं मेजरली सेल्स हेड करता हूँ कंपनी के लिए, और साथ ही साथ कंपनी के स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स में लीड करता हूँ। ये मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, 6 साल से लगभग इस कंपनी में कर रहा हूँ। और उससे पहले मैंने 1.5 साल एक स्टार्टअप में, जहाँ पे मेरी एक्विजिशन हुई थी लास्ट स्टार्टअप की। तो मैं कह सकता हूँ कि करंट रोल में मेजरली 80% बिजनेस है, बिजनेस रोल है, और 20% प्रोडक्ट और टेक के बारे में होता है। तो जो मैंने पुराने सेमो में जो भी टेक में सीखा है, उसका रेलेवेंस अब आता है कहीं ना कहीं। तो मेरा मानना ज़रूरी, आई थिंक टेक फील्ड के होने का कुछ फ़ायदे हैं।
बट मेजरली आज मैं जो करता हूँ उसको जो मैंने पढ़ा था उसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाता हूँ। हाँ, तो जैसा कि हाँ काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है तुम्हारी। जैसा कि हम दोनों अयोध्या से हैं, तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है उस शहर में, लेकिन और साथ में मिडिल क्लास भी हम लोग का बैकग्राउंड है। तो आपने इतनी बड़ी लीप ली कि मतलब नौकरी की तलाश ना करते हुए एक स्टार्टअप का फैसला किया, उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे हम लोग। लेकिन आपने थोड़ा सा मतलब जैसा कि आपका ये बिजनेस माइंडसेट है कि आपको नौकरी नहीं करनी है, आपको अपना खुद का बिजनेस करना है, एक मिडिल क्लास परिवार के हो के भी ये बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि हम लोग का सीधे सीधे मतलब करियर ग्राफ तो पूरा सेट होता है माँ बाप द्वारा, इंजीनियरिंग मेडिकल। एक्चुअली यस, हम लोग अभी रिस्क लेना स्टार्ट किए हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे रिस्क लेना। उनके लिए सिर्फ एक जॉब ही एक वो था कि हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं तो जॉब लग जाए। हाँ, प्रेफरेबल तो होता था कि गवर्नमेंट जॉब ही लगे, लेकिन फिर जैसे ही इंजीनियरिंग का थोड़ा स्कोप खुला तो वैसे पेरेंट्स सोचते थे कि अरे कहीं ना कहीं तो प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ ना कुछ कर ले बच्चे। तो उस बेसिस पे आपने कॉलेज में जो स्टार्टअप शुरू किया, तो आपने क्या सोच के शुरू किया और वो आपका थॉट प्रोसेस क्या था, और उतने गट्स आपने उस टाइम पे कहाँ से आपने मतलब वो इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपको बेसिकली? नहीं, आई थिंक इंस्पिरेशन ज़्यादा, आई थिंक लाइफ में काफ़ी चीज़ें आपके माहौल क्रिएट करते हैं। तो आई थिंक भैया ने तो जर्नी काफ़ी क्लोजली देखी, बट काफ़ी व्यूअर्स ने नहीं देखी होगी, तो मैं काफ़ी श्रेय देना चाहूँगा अपने सीनियर्स का भी। तो हम लोग सारे ही एक मिडिल क्लास फैमिली और टियर 3 टाउन से आए हुए थे। टियर 3 टाउन में ऑब्वियस उतना आपको एक्सपोजर नहीं मिलता है, बट एक अच्छाई उस टाउन्स की है कि हर आदमी आपको सपोर्ट करता है, क्योंकि देयर इज़ नो कमर्शियल इंसेंटिव फॉर एनीवन टू हैव अ कोलैबोरेशन विद यू। तो आई थिंक जब हम सारे लोग कोटा गए हुए थे, तो हमें तो ये समझ में आ गया कि तो भीड़ से अलग रहने के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ तो आप जहाँ भी जा रहे हो वहाँ आती जा रही है। कुछ प्रिविलेजेस होते हैं आपकी अपब्रिंगिंग के भी, मैं ये भी मानूंगा कि सारा कुछ मेरा किया तो नहीं है, और मेरे आसपास के लोगों का उससे बहुत बड़ा हाथ है जो शायद उनको इनफ देता नहीं होगा। तो आई थिंक इस पॉडकास्ट के थ्रू वो सारे आई थिंक सीनियर्स, वो सारे टीचर्स, वो सारे जो भी लोग, जिन लोगों ने, तो उन सारे लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने। मेरा मानना है कि उसमें दो चीज़ें थी। उसमें कहीं ना कहीं मेरी वल्नरेबिलिटी थी। लोग शायद आज के टेक ज़माने में या इंटरनेट के ज़माने में अपनी अच्छाइयाँ बता रहे होते हैं। मैं बताऊंगा, जब मैं 3rd ईयर में मैंने जॉब नहीं की, तो मुझे ये डर था कि शायद मेरी जॉब लगे ना। मैं बहुत ही ऑनेस्टली बोलता हूँ, मुझे लगता था कि TCS में जॉब पाने के लिए यू नीड टू क्रॉस सर्टेन सॉर्ट ऑफ नंबर्स। तो मैं 3rd ईयर तक वहाँ तक पहुँच चुका था कि मुझे तो हायर नहीं करते बेसिस माई टेक कैपेबिलिटीज़। तो मुझे समझा था कि जो 4th ईयर मेरे साथ होने वाला है, तो उसको मैंने एंटिसिपेट कर लिया था, और मैंने सोच लिया था कि वो मुझे करना भी नहीं था। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो लेते या नहीं लेते, तो मैंने सोच लिया 3rd ईयर में कि लेट्स डू समथिंग। और मैं बहुत ज़्यादा लकी था। मेरा एक बैचमेट था, उसका नाम हितेश गोयल था, अभी वो सिंगापुर में है। वो मेरा CTO था कंपनी का, और उसने हमने मिलकर एक बार कुछ चीज़ों पे डिस्कशन किया, और जिस डिस्कशन के थ्रू हम कुछ अवार्ड्स या रिकॉग्निशन पाए इंडस्ट्री में, जिसके थ्रू हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो आई थिंक इट्स मोर अबाउट टाइम, मैं बोलूँगा। हाँ, बट ये क्लैरिटी मुझे थी कॉलेज में। आई थिंक उसने बहुत बड़ा हाथ, मैं बोलूँगा, मेरे काफ़ी सीनियर्स का भी था, कि वो भी कहते थे कि जॉब लगी जाती है, या हम जब जाएंगे तो जॉब लग जाएगी। तो उनका भी ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था कि चलो मतलब दे विल टेक केयर ऑफ़ यू, एंड देन यू कैन डू वॉट एवर यू वांट टू डू, करेक्ट। तो वहाँ से आपके पास एक कन्विक्शन आती है और रिस्क टेकिंग एपेटाइट आती है, जब आप सोचते हो कि अच्छा नौकरी तो मिल ही जाएगी अगर, तो लेट्स गो बियॉन्ड दैट। तो वो एक माइंडसेट था शायद। मुझे लगता है कि इसमें ना कोटा का भी बहुत बड़ा हाथ था, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। क्योंकि कोटा में कैसा है ना कि जितनी भी हम लोगों ने स्टोरीज देखी हैं, उस पर इतनी मूवीज बनी हैं, तो वही अपने आप में इतनी इंस्पिरेशनल होती हैं कि वहां पे बंदा जो है वो कुछ सीखे ना सीखे, लेकिन जो नेवर गिव अप एटीट्यूड है ना, वो कोटा जरूर सिखा देता है। तो उसके बारे में हम लोग कुछ कहानियां सुनना चाहेंगे आपसे। इसलिए जो कोटा नहीं गया उस कोटा के बारे में करेक्ट क्या इंस्पिरेशन करता है कि उसका उल्टा करता है। एक और मैं थोड़ा सा आपने जो जवाब दिया उसके विषय में बोलना चाहूंगा कि आपने स्टार्टअप शुरू किया, वो तो ठीक है, लेकिन जैसा कि लोग बोलते हैं कि 1000 स्टार्टअप होते हैं, 999 फेल होते हैं।
तो आपको कभी उसका डर नहीं था जब, क्योंकि थर्ड फोर्थ ईयर में आदमी जा रहा है, उसने स्टार्टअप शुरू कर दिया, उसको ये भी डर हुआ कि फेल हो गया तो क्या करूंगा? क्या आपके पास उस समय बैकअप था उस समय कुछ? क्योंकि जैसा कि आप बोल रहे हैं कि केसेस में आपको लगता था कि नहीं लेंगे टेक्निकल, आपकी टेक्निकल एबिलिटी के दम पे, तो उस समय क्या बैकअप सोच के आपने ये स्टार्ट किया था कि बिना बैकअप के आप सीधे कूद गए? हाँ तो भैया आई थिंक आपका पॉइंट बहुत ही सही है। कोटा में जो लोग गए हैं वही कोटा को समझ सकते हैं। तो कोटा जितना ज़्यादा बाहर से आदमियों को एस्पिरेशन लगता है उतना ही पीछे उसकी अलग स्टोरी है। वो कहीं ना कहीं आपको गिव अप करने का भी चीज़ें सिखा देता है, बहुत बहुत मौका देता है। और वो आपके कॉन्फिडेंस को उस उम्र में तोड़ता है जिस उम्र में आप अपने बारे में अब काफ़ी हाईली सोचते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं हम्बल भी बना देता है, काफ़ी कम एज में बना देता है। तो मेरा मानना है कि कोटा ने बता दिया कि लाइफ में 10th तक तो सब बराबर थे, तो ऐसा क्या हुआ कि सब 12वीं में अलग, इतने अलग क्यों हो गए? तो कहीं ना कहीं आदमी पे वो एक बर्डन होता है टू प्रूव हिमसेल्फ दैट आई एम नॉट लॉस्ट। तो वो बर्डन कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा फ्यूल देता है टू प्रूव योर सेल्फ। तो आई थिंक मैं बोलूँगा कि प्लान बी तो कभी होता ही नहीं है उन लोगों का जो उस शहर से आते हैं और उस कॉलेज से आते हैं जहाँ उन्होंने लाइफ में कभी हाई क्लास प्लानिंग दिखी नहीं हो। अगर कोई कह रहा हो, अगर मैं कभी किसी को कह रहा हूँ कि मैंने प्लान किया हो, तो वो एक आई थिंक कन्विक्शन होता है, और इट्स मोर अबाउट आपको इंट्यूशन होता है कि इसका वर्स से वर्स क्या हो जाएगा। मैं उस एरा में भी था जो एरा बहुत ही इंडियन स्टार्टअप के लिए वन ऑफ द गुड एरा थी। तो उस ज़माने में अगर आप मतलब टाइमलाइन देखोगे, क्रोनोलॉजी देखोगे, तो 15-16 में फ्लिपकार्ट आ चुकी थी, 12 में, 12 मतलब पहले आ चुकी थी, वो 12 से ग्रो कर गई थी। Housing.com 15 में आ चुका था, स्नैपडील आ चुकी थी, अमेजोन आ गया था, ऊबर आ रहा था। तो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्रो कर रहा था। सो देयर वाज एक्सपोजर राइट एट दैट पॉइंट। तो इनमें से जो आपने डिटेल बताई है उसमें जब आप ये इस पे स्टार्टअप पे काम कर रहे होंगे, कोई एक हाँ, मुझे हाउसिंग डॉट बहुत ज़्यादा प्रभावित की थी। राहुल यादव की जी। सो राहुल यादव, मैं उस ज़माने में स्टार्टअप के बारे में सोचता था, तो उस ज़माने में आई थिंक राहुल यादव को मैं बोल सकता हूँ, क्रेडिट दूंगा कि जब मैं कॉलेज में था तो मैं काफ़ी कुछ टेक क्रंच पे, यो स्टोरी पे चीज़ें पढ़ता था। तो स्टोरी पे एक लाइन थी कि लाइफ कम्स इन फुल सर्कल। तब मैं थर्ड ईयर के अपने मुझे याद है कवर्ड पे हमने लिखा था। तो उन्होंने क्या किया था कि फोर्थ ईयर में जब वो निकले तो उन्होंने अपने फोर्थ ईयर के सारे इंपॉर्टेंट जूनियर्स को हायर कर लिया Housing.com ने। और Housing.com ने उस ज़माने में ऑलमोस्ट 100 मिलियन वैल्यूएशन क्रॉस कर ली थी। तो उस पर एक लाइन लिखी थी कि पिछले साल आप कॉलेज में थे, अगले साल आपने उसी कॉलेज से अपने जूनियर्स को हायर किया। तो उस लाइन का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट था। मुझे लगा कि काश ऐसा कभी मौका मिले जब मैं भी उस लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊँ अपने इमीडिएट जूनियर्स की लाइफ में। तो वो आई थिंक एक पिवटल पॉइंट था। मेरा ये मानना है कि उसने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। मुझे ऐसा लगा कि इरिस्पेक्टिव वो किस कॉलेज से रहे हों, बट समय तो एक ही है। आई थिंक कोटा में पढ़ाई से ज़्यादा मैंने फिजिक्स की पढ़ाई करने की कोशिश की। काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड माहौल था भी, तो आई थिंक वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। Housing.com का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा था। तो मैंने उसको ही कहीं ना कहीं आधारशिला बनाते हुए ये सोचा कि अगर इस लेवल का इम्पैक्ट इंडिया में किसी कॉलेज के एक स्टूडेंट के थ्रू हो सकता है, तो वी कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन सर्टेन वे, इन द सेम वे। जैसा कि आपने बोला कि उस टाइम पे स्टार्टअप मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे, तो इस टाइम तो शार्क टैंक की वजह से हर कोई एक स्टार्टअप कंपनी खोले हुए है। और मुझे लगता है कि क्योंकि इतने ज़्यादा स्टार्टअप्स आ गए हैं मार्केट में, और वो लोग क्या कर रहे हैं कि अगर उनका एक स्टार्टअप नहीं चल रहा ना, तो वो गिव अप कर दे रहे हैं कि छोड़ो यार, ये तो चलता ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, और कुछ लोग उससे कुछ ना कुछ सीख के जो है वो कुछ ना कुछ अच्छा कर लेते हैं। जैसे हम लोग शार्क टैंक में भी बहुत सारी स्टोरीज आती हैं कि उन्होंने एक कंपनी से दूसरी कंपनी खड़ी की। और शार्क टैंक आज की जनरेशन को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, और वो जो एक बूम है उस मार्केट में, वो मतलब कितना इम्पैक्ट छोड़ के जा रहा है, वो उस पे मैं आपका थोड़ा व्यू पॉइंट जानना चाहूँगा। बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है आई थिंक शार्क टैंक यूएस काफ़ी सालों से रेलेवेंट रहा है। मेरा मानना है कि जब मैंने 2016 में स्टार्टअप खोलना चाहा था, 15 में मेरे घर वालों को स्टार्टअप का शायद मतलब भी नहीं पता था। दो मेरे डैड एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनको पता था, बट उनको ये नहीं पता था कि इससे मेरा बेटा क्या कर रहा है। तो आई थिंक शार्क टैंक का बहुत बहुत क्रेडिट है कि घर घर को उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब समझाया, और किसी लेवल पे मेरा मानना है उसको डेमोक्रेटाइज़ किया है। तो आज की डेट में अगर लड़का 12वीं में है और वो बोलता है मैं 2 साल का गैप कोटा जाके नहीं अपने एक स्टार्टअप के लिए लेना चाहता हूँ, तो पेरेंट्स से सुन पा रहे हैं। हमारे समय तो कॉलेज के बाद भी कोई सुनना नहीं चाह रहा था।
तो मेरा मानना एक सोसाइटी का ग्रोथ और मेच्योरिटी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस से होती है। तो आई थिंक जितने भी करंट एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्होंने जो भी शो स्टार्ट किया है, उसका इम्पैक्ट हमें आने वाले सालों में बहुत दिखेगा। क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री जहाँ पे मुझे नहीं लगता इतनी जॉब रहेगी हमेशा, कि जहाँ पे सारे लोग जॉब सेक्टर में ही ग्रोथ पा सकेंगे। सो कहीं ना कहीं जॉब क्रिएशन एक बड़ा फैक्टर रहेगा, और उसमें शार्क टैंक जैसे और इवेंट्स घर घर में इस चीज़ों को पहुँचाएंगे, जैसे कि माता पिता और समझ पाएँ कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा उनकी जनरेशन पे, और इवन टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग, मेरा मानना है। ऑब्वियसली टीवी का हमेशा से एक योगदान रहा है हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर से रिलेटेड। तो आप कभी रिग्रेट करते हो कि काश कि जब मैंने स्टार्टअप खोला होता मुझे भी शार्क टैंक जाने का मौका। नहीं भैया, इसके पीछे एक स्टोरी है। आप थैंक्स लॉट, आपने इसको पॉइंट आउट किया। मेरे काफ़ी अच्छे गहरे दोस्त अयोध्या के, जिनको आप भी जानते होगे कुछ सेंसों में। सो जब शार्क टैंक में अश्लील ग्रोवर जज था, तो क्योंकि वो अश्लील QR कोड पे ही स्टार्टअप कर रहे थे 2018 में, और मैं वन ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट QR कोड पेमेंट प्लेटफॉर्म का फाउंडर था 2015 में। तो दे नेवर कॉल्ड मी अप इन दोज डेज, बट उन्होंने जब देखा शार्क टैंक और जब अश्लील ग्रोवर का भारत पे देखा, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके मुझसे 2-3 सवाल पूछा कि मुझे पता था कि कुछ तुम ऐसा ही QR कोड में पेमेंट में कर रहे हो, बट हमें ये नहीं पता था कि भारत पे का फाउंडर या उसने इस लेवल की सक्सेस पाई है। तो अगर तुम वही चीज़ 3 साल पहले कर रहे थे, तो हम अब जानना चाहेंगे कि तुम किस सक्सेस पे पहुँचे, क्योंकि तुम्हें कभी बताया नहीं। तो मुझे ये बहुत खुशी हुई कि उस माध्यम से वो इन्होंने ये तो जाना कि मैं 3-4 साल पहले कर क्या रहा था उस फील्ड में। तो आपका जो सवाल था कि उस ज़माने में शार्क टैंक होता तो क्या इम्पैक्ट होता, आई थिंक मेरा मानना है कि आई विश शार्क टैंक होता तो उससे कुछ चीज़ें और बेटर होती। बट आई थिंक मेरी उस जो भी जर्नी मैंने की उस ज़माने में, उसमें भी बहुत बड़ा हाथ था 2 बड़ी MNCs का। उनका मैं नाम ही ले सकता क्योंकि उन्होंने पब्लिकली हमें रिकॉग्नाइज़ किया था। तो 2015 में मैं और मेरा को फाउंडर सेलेक्ट हुए थे माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप में। हम इंडिया के टॉप 3 इनोवेशन आइडियाज़ में थे फॉर QR कोड पेमेंट्स। और दूसरा आई थिंक एक्सेस इनोवेशन जॉकी, जो बैंगलोर में हुआ था, जिसने हमें टॉप 5 में मौका दिया था। तो आई थिंक ये 2 प्लेटफॉर्म्स कहीं ना कहीं हमें एटलीस्ट ये वैलिडेशन दिया कि एक बड़े स्तर पे, एक बड़े लेवल पे लोग आपको सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं आप क्या करना चाह रहे हो, क्या कर रहे हो। तो उससे कहीं ना कहीं में कुछ वैलिडेशंस आई, कुछ क्लैरिटी आई। फिर कुछ नए को टीम मेंबर ने हमें मिलकर टीम बनाई, और उससे हम कहीं ना कहीं स्टार्टअप को स्टार्ट कर पाए एक लेवल पे। तो आई थिंक हर एक स्टार्टअप की एक स्टोरी होती है, उसके पीछे काफ़ी उन लोगों का हाथ होता है जो दिखते नहीं है कभी। मैं उनको अनसंग हीरो ऑर्गेनाइजेशन बोलूँगा, जिनका बहुत बड़ा हाथ होता है आपको स्टार्ट करने में, क्योंकि स्टार्ट करना ही बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है। आई थिंक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। दूसरा आई थिंक काफ़ी सारी स्टार्टअप्स बंद हो जाती हैं। आई थिंक एज पर द डेटा आई थिंक 99% से अबव स्टार्टअप्स बंद हो जाती हैं। बट मेरा मानना वो जो फाउंडर्स जिनकी बंद भी हो जाती हैं, वो एक बेटर अगली बार फाउंडर बन पाते हैं, क्योंकि जो उनको लर्निंग्स मिलती हैं, जो उनको उनकी लाइफ की जो ट्रैजेक्टरीज रहती हैं, वो बहुत ही डायनेमिक होती हैं। मेरा हमेशा मानना था कि मेरे कोटा में टीचर थे, कहा करते थे कि लाइफ में ओवर कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज बेटर देन अंडर कॉन्फिडेंस। सो एज अ एंटरप्रेन्योर आपको लाइफ में ये क्लैरिटी तो मिल जाती है कि एनी गिवन डे यू गोना बिकम 50x बेटर एम्प्लॉय देन एनी अदर एम्प्लॉय, एंड यू गोना हैव मोर ओनरशिप टुवर्ड्स योर जॉब। तो वो कुछ ट्रेट होते हैं जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप दे देती है, एज अ स्कार बोलूँगा मैं कई पॉइंट पे। तो मेरा मानना है कि नहीं, आई थिंक वो भी समय सही था। अगर वो आई थिंक मैं उस स्टार्टअप को अगर उससे 4 साल पहले कर रहा होता, 2010 में कर रहा होता, तो आई थिंक उस ज़माने में तो कोई आई थिंक अडेप्टेबिलिटी ही नहीं थी, कोई एक्सेप्टेंस भी नहीं था आइडियाज़ का। जब तक मैंने किया तब तक कुछ चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। तो आई थिंक आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू दोज एंटरप्रेन्योर्स हु स्टार्टेड द जर्नी प्रायर टू मी, और उनके दिए हुए बेस पर नए फाउंडर्स की एक नई रिपल इफेक्ट बन पाता। अच्छा, तो जैसे कि आपका पहला स्टार्टअप फेल हुआ, उससे आपने क्या सीखा, और उससे आप जो है वो बाकी लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि स्टार्टअप जो है वो मतलब अगर फेल भी होता है तो वो कुछ ना कुछ सीख दे के जाता है, या फिर उससे हार नहीं माननी चाहिए, कुछ इस टाइप का अगर आपका कुछ ऐसा स्टोरी है तो आप प्लीज शेयर। नहीं, बहुत कुछ आई थिंक मेरे लाइफ में मैं एक ही अचीवमेंट मानता हूँ, तो मैं आज भी मानता हूँ कि मैंने स्टार्टअप उस एज में कर पाया। मैं 21 साल का था। उसमें आई थिंक 3-4 बड़ी लर्निंग्स जो मुझे आज भी समझ में आती हैं। एक तो मुझे ये समझ में आया कि लाइफ में कि हाउ टू डू अ टीम बिल्डिंग। तो टीम बिल्डिंग एज ए एक्सरसाइज किसी भी फाउंडर के लिए सबसे टफेस्ट पार्ट होता है
दूसरा, हाउ टू बैक योर सेल्फ इन बैड टाइम्स. आई थिंक एक जर्नी कहीं ना कहीं काफ़ी पॉडकास्ट में आप लोगों ने सुनी होगी, काफ़ी फाउंडर के इंटरव्यूज में सुनी होगी कि दैट जर्नी इज़ वेरी लोनली जर्नी, एंड विच इज़ अ वेरी ट्रू फैक्ट. एंड दैट जर्नी बिकम्स मोर लोनलियर when you don't know where you're gonna go, and it happens almost every day in a startup life, early days at least. तो मेरा बहुत ही मानना है कि उस बुरे समय में भी आप अपने आप को मोटिवेटेड रख पाओ अपनी टीम के सामने, अपने को फाउंडर के सामने, और इवन अपने एंजल इन्वेस्टर्स के सामने. वो आपको काफ़ी डीप लर्निंग देता है इन टाइम्स टू कम, कि इरिस्पेक्टिव क्या सामने कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आप अपने आप को काम डाउन करके एंड यू कैन फोकस अपॉन एग्जीक्यूशन. तो वो दूसरा पॉइंट मुझे लगता है आफ्टर टीम बिल्डिंग. थर्ड, मुझे लगता है कि द अमाउंट ऑफ लर्निंग दैट यू गेट while you interact with a lot of entrepreneurs who has done remarkably well in their respective life, उनसे जो आपको एक्सपोजर मिलता है, एंड आई थिंक एंड आई लव टू शेयर विद यू, एज अ एम्प्लॉय जब आप उनसे मिलते हो तो दे ट्रीट यू वेरी वेरी डिफरेंटली, बिकॉज दे नो दैट यू आर डूइंग अ 5 to 8 sort of a job. बट when you meet as an entrepreneur, what I have felt and what I have seen, जो मैंने देखा है, वो आपको बहुत ही ग्रेशियस, बहुत ही मतलब इट्स लाइक अ कॉलेज जूनियर की तरह आपको समझते हैं, और वो अपने वो एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करते हैं जो कभी भी वो नॉर्मली शेयर नहीं करते हैं. तो आई थिंक एक नेटवर्क से आपको एक्सपोजर मिलना, वो एक बहुत बड़ी लर्निंग थी. और लास्ट एक लर्निंग मुझे लेकिन आखिरी में मिलकर आई, मुझे लगता है कि जब आप एक स्टार्टअप फाउंडर होते हो तो आप लाइफ में काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस कर रहे होते हो. तो लाइफ में सेक्रीफाइस करने का पहली बार मुझे महत्व समझ में आया. उससे पहले तो मुझे लगता कि जो सेक्रीफाइस मैं कर रहा था उसका मैंने कभी वैल्यू देखी थी. तो ये कुछ लर्निंग्स थी जिसने एटलीस्ट मुझे एक बेटर पर्सन बनाने में कुछ योगदान दिया. जैसे कि आपने उस टाइम स्टार्टअप किया तो कुछ आपके सपने होंगे, और ये जो डिस्कशन क्योंकि उसी साइड में चल रहा है, स्टार्टअप चल रहा है, और सबको पता है कि अगर IIT IIM पास आउट हैं और आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू गेट अ फंडिंग और समथिंग. तो आपको कभी रिग्रेट हुआ, क्योंकि आपने कोटा में कुछ साल बिताए, हम दोनों ने बिताया एक्चुअली, और वहां से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकल पाया, मतलब उस सेंस में अगर कहा जाए कि IIT में हमारा नहीं हुआ, तो कभी रिग्रेट होता है कि काश आप अगर IIT में होते, आप किसी और सर्कल में होते और वहां पे अगर आप कोई स्टार्टअप करते तो आज शायद आपका मतलब जो भी है वो थोड़ा सा आपके लिए ये जर्नी इजी हो जाती. नहीं, बहुत ही वैलिड पॉइंट है सतम भैया. मेरा मानना है, और मेरी वाइफ ने IIM रांची से ग्रेजुएशन की है, MBA की. मैं उसे काफ़ी टॉन्ट करता रहता हूँ कि आई थिंक शी हैज़ अ लॉट ऑफ प्रिविलेजेस. मेरा बहुत ही जेन्युइन मानना है, इंडस्ट्री में 2 स्कूल ऑफ थॉट है इसको लेकर, कि इरिस्पेक्टिव आप कहाँ से आते हो आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है. मेरा मानना ये ट्रू नहीं है, और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और ये ओपिनियन है. आई डोंट वांट टू जनरलाइज इट, बट व्हेन यू कम फ्रॉम अ वेरी वेल नोन कॉलेज, आई थिंक जो एलुमनाई सपोर्ट होता है और वो जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको कहीं ना कहीं ले जाता है. तो वो आई थिंक कोई डिनाई नहीं कर सकता एट एनी गिवन डे. सो हाँ, आपका पॉइंट एकदम सही है. जब आई थिंक कोटा जाने का वन ऑफ द मेजर रीज़न यही था कि IIT जे लिखना है और उसके बाद किसी अच्छे कॉलेज में जाना है, और मेजरली IITs में जाना है. मेरा सपना IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे था, मुझे याद है उस ज़माने में. और मैं आज भी जब कभी अपने आप को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ अगर मैं वहाँ होता तो आज कहाँ होता, और अब जहाँ हूँ तो क्या करता. तो मैं जनरली मानता हूँ कि आई थिंक अगर आपके पास एक अच्छा कॉलेज है, एक अच्छा एलुमनाई नेटवर्क है, आपके सक्सीड होने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं. बट क्या वो आज भी उतना ही वैलिड है जितना वो 7-8 साल पहले थे, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं. नहीं, एकदम सही कह रहे हो आप. नहीं, तो मेरा मानना है कि आज से 4-5 साल पहले जितना वो वैलिड था, या 6-7 साल पहले जितना वैलिड था, उससे बहुत कम अब वैलिड रह गया है. अब कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से टेक ने और इंडियन स्टार्टअप के मैच्योरिटी ने लेवल प्लेइंग फील्ड बना दी है. तो फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, फॉर एग्जांपल जब फ्लिपकार्ट बनी तो जैसे US में कल्चर था पेपाल माफिया, जिन्होंने अगले बाद पेपाल के जो इनिशियल कोर एम्प्लॉय थे उन्होंने बहुत सारी कंपनी खोली, और उस कंपनियों ने काफ़ी अच्छा किया US के पूरे मार्केट में. सिमिलरली इंडिया में भी एक माफिया ग्रुप है. माफिया एक वर्ड है, इट्स नॉट अ नेगेटिव कॉनोटेशन, बट फ्लिपकार्ट माफिया ने बहुत सारे अच्छे स्टार्टअप्स खोले. ग्रू उनमें से एक स्टार्टअप है. तो मेरा मानना है कि हमेशा एक बड़ी स्टार्टअप से बहुत सारी छोटी स्टार्टअप्स निकलती हैं, और उसका रीज़न है बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ यूसॉप्स यू गेट, द अमाउंट ऑफ ग्रोथ यू गेट, द अमाउंट ऑफ लर्निंग दैट यू गेट. तो एब्सोल्युटली मेरा मानना है कि अब पहले से बहुत कम हो चुका है ये,
कि अगर आप किस कॉलेज से आते हो, किस शहर से आते हो. फॉर एग्जांपल ओयो का फाउंडर रितेश अग्रवाल, ही यूज्ड टू बी इन कोटा. वो आई थिंक हमारे सीनियर थे एक बैच पहले. हाँ, बंसल क्लासेस में, बंसल में वो जूनियर थे. एंड ही रियलाइज दैट कि ये कहीं नहीं जा रहा है कोटा, और उन्होंने आई थिंक वो चीज़ की जो हम नहीं कर पाए. उन्होंने ट्रेन पकड़ी, दिल्ली गए. और एक्चुअली ये स्टोरी साथ मुझे याद है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप में वो जज थे मेरे. हाँ, और हरियाणा में जब मैं गया तो मैंने उनकी स्टार्टअप को पहली बार पढ़ा. तो ये बात 2015 की है. ओयो स्टार्ट हुआ था 13 में. तो मुझे लगा ये आदमी तो मेरी उम्र का ही लग रहा है, मुझसे 1-2 साल ही बड़ा लग रहा है. मैंने कहीं देखा है, और कोटा मैंने उनको देखा था कहीं पे. तो मैंने उनसे हाय हेलो की और बोला कि मैंने आपको शायद कहीं देखा है. तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई. तो मेरा मानना है कि उन्होंने तो बैचलर्स भी नहीं की है. तो इंडिया ने आई थिंक आज के टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी दे दी है कि आप इरिस्पेक्टिव, अगर आप कहीं से भी आते हो, आपके पास अगर संसाधन भी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है, उसके बाद भी आपके अंदर अगर हार्डवर्क है, पैशन है, अगर आपके अंदर वो मेहनत है, वो जुनून है, तो आप वहाँ तक पहुँच जाओगे जहाँ पर दूसरे कॉलेज के फाउंडर्स पहुँच रहे हैं. तो आई थिंक वो चीज़ अब कम होती जा रही है. और आई थिंक ये एक मैच्योरिटी का साइन है कि जब आप जहाँ से आते हो वो आपको आगे ना ले जाए, वर्सेस सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर हो. तो इस पे मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे जो फाउंडर लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप को ये करना चाहते हैं, आगे अपनी जर्नी बनाना चाहते हैं, क्या एमबीए ज़रूरी है? मतलब ये भी क्योंकि हम लोगों ने शार्क टैंक में ही देखा है कि बहुत लोगों ने एमबीए नहीं की होती, वो शार्क टैंक के सीजन्स देख देख के ही कुछ वर्ड्स पकड़ के सीखते हुए. इनिशियली अगर हम लोग सीजन 1 की बात करें, या जब हम लोगों ने पहला एपिसोड देखा था, तो हम लोगों को भी हर टर्म नहीं समझ आ रहा था उसका. तो वो जो टर्म्स होती हैं, वो जो एक बिजनेस पार्ट होता है, तो उसके लिए क्या एमबीए ही जरूरी है? नहीं, मेरा तो बहुत ही इसमें भी आई थिंक 2 स्कूल ऑफ थॉट है. अगर आप एक मार्केट में पूछोगे लोगों से, कुछ कहते हैं हाँ, कुछ कहते हैं नहीं. मैं अपना पार्ट बोल सकता हूँ कि मैं काफ़ी इसे डिसएग्री करता हूँ. इस स्टार्टअप वर्ल्ड में आप एमबीए हो या नहीं हो, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है. दो अगर आप डेटा देखोगे तो काफ़ी आप अच्छे फाउंडर्स पाओगे जो आईएम से निकले हैं, इवन आईएसबी से निकले हैं. एंड फॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं वो आईआईटी से निकले, फिर आईएम गए हैं, फिर उन्होंने स्टार्टअप की है. ये काफ़ी कोइंसिडेंस है, बट मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. एक फाउंडर के लिए कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए कि वो गिव अप ना करे. वो एक इवॉल्व ह्यूमन बीइंग, आई थिंक ह्यूमन बीइंग विल बी द राइट, नॉट द राइट टर्म. आई थिंक एक इवॉल्व प्रोफेशनल बनने की कोशिश करे. तीसरा आई थिंक कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, जिसको बिजनेस और धंधा समझ में आता होगा वो एक स्टार्टअप कर सकता है. वो शायद अपने पिताजी के गले से निकल कर आ रहा हो, या कॉलेज में एक छोटी स्टार्टअप करके आ रहा हो, या किसी स्टार्टअप के अर्ली स्टेज में कोर टीम में रहकर आ रहा हो. आई थिंक वो एक्सपोजर एक बिजनेस को 0 से 1 देखने का, या 1 से 10 देखने का, और या 10 से 100 देखने का, अगर उसके पास हो तो वो उसको काफ़ी हेल्प कर सकता है. हाँ, एमबीए एज अ कोर्स इंडिया में बहुत ही आई थिंक क्रिटिकल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैचलर्स में इंडिया में नॉर्मली Tier 3 कॉलेजेस में आपको फॉर्मल प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सिखाई नहीं जाती है, और वो गैप है. वाइल इफ़ यू सी द IITs एंड टॉप NITs, दे स्टिल हैव एक्सपोजर जो नीचे नहीं मिलता है आपके कॉलेजेस में. तो कहीं ना कहीं उस गैप को ब्रिज करने के लिए एमबीए एक बहुत ही सही कोर्स है, जो आपको प्रोफेशनल साइड में एक्सपोजर देता है. आप एक टेक पढ़ाई करते हो, आप एक कंप्यूटर साइंस से पढ़ते हो, आईटी से आते हो, क्योंकि आज के डेट में एक परिवेश चल चुका है, एक पैटर्न बन चुका है कि लोग कंप्यूटर साइंस से आईटी ले रहे हैं. उनको इस बात का कोई भी आई थिंक इम्ल नहीं है. दे डोंट इवन हैव एनी स्पेक ऑफ क्लैरिटी व्हाट दे गोना डू विद दीज स्किल्स दैट दे हैव एक्वायर्ड. While getting on a MBA side or getting towards exposure on the MBA side, you get to know how to translate something from a business perspective, and it also give you some sort of a leverage from your personality side as well, that how should you communicate over an email, over a call, over a professional call, which you don't get as much as in a bachelor course. So मेरा मानना है कि वो एक better course है आपको बेटर प्रोफेशनल बनाने का, बट वो कोई गारंटी नहीं लेता कि आप बेटर फाउंडर बनोगे या नहीं बनोगे. मुझे लगता है कि इस बात से मैं आपकी वो बात कनेक्ट करना चाहूंगी कि आपको अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता होने चाहिए जी. अगर आपको लगता है कि आपके पास वो स्ट्रेंथ है कि आपको बिजनेस समझ आता है जी, और आप अगर थोड़ा सा उसको टाइम देंगे और आप ये सब टर्म सीख सकते हैं, तो
आप नहीं करने की भी आपके पास चॉइस है, और अगर आपको ये चीज़, आप टेक में बहुत अच्छे हैं और आपको ये चीज़ सीखनी है कि हाँ मुझे कुछ चीज़ें हैं जो सीखनी है और जो कि मुझे इसी कोर्स में जाके एनरोल करनी है, तो मैं इसमें भी बोलूँगी कि जैसे आपको आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बहुत अर्ली पता थे, तो वैसे हर किसी को अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता होने चाहिए। और मुझे लगता है कि वो भी एक प्रोसेस है क्योंकि हर कोई नहीं जान पाता, और जैसा कि आपने बोला कि कुछ लोगों को तो बहुत लेट समझ आते हैं, तो अगर आप इस बात पे कुछ बोल दें कि हाँ वो आप कैसे एनालाइज करें कि आपके क्या स्ट्रेंथ एंड क्या वीकनेस है। मेरा मानना है कि हर एक व्यक्ति में स्ट्रेंथ वीकनेस है, बट लोग कहीं ना कहीं अपनी वीकनेस को ज़्यादा पॉइंट आउट करते हैं या काम करना चाहते हैं। मेरा मानना है अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है, मेरा बहुत ही सिंपल मानना है, तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक बहुत लोग ये मानते नहीं है, somehow English has become a global language, but clarity of communication or clarity of showcasing what you feel is more important than in what language you are speaking. इंडिया में बहुत बड़ा ये टैबू है, काफ़ी लोग तो टेक से बिजनेस साइड में जा नहीं पाते बिकॉज ऑफ जस्ट कम्युनिकेशन लैंग्वेज। दे आर वेल वर्स्ड, दे नो हाउ टू डू थिंग्स। ये क्यों होता है? क्योंकि उनके आसपास के लोगों को जज करते हैं और वो उनके थ्रू जज हो जाते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपको अपने पर्सपेक्टिव और परसेप्शन के बीच में जो लाइन है उसको बहुत ही क्लियरली डिफाइन करना है कि दुनिया आपके बारे में क्या परसेप्शन रखती है और आप अपने बारे में क्या पर्सपेक्टिव रखते हो, इसको बहुत ही क्लियर रखो। तो मेरा मानना है कि कभी भी इस बात से धूमिल नहीं होना चाहिए, इल्यूजन में नहीं आना चाहिए कि दुनिया आपसे क्या चाह रही है। अगर आपको ये पता है कि आप इसमें अच्छे हो, फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज़ में अगर टॉप 10% पे हूँ किसी एक पर्टिकुलर एरिया में या किसी फील्ड में, तो मेरा पूरा काम ये होना चाहिए मैं उसमें टॉप 1 में कैसे पहुँचूँ, वर्सेस किसी में शायद मैं टॉप 90 में भी नहीं हूँ तो मैं उसमें लड़ाई लड़ूँ। तो उस लड़ाई को तो मैं कभी जीत ही नहीं सकता क्योंकि वो लोग मुझसे हमेशा अच्छा करेंगे। तो मेरी लड़ाई हमेशा 10 से 1 पे होगी, 1% पे होगी, 1 के बाद 0.01 की होगी, 0.01 के बाद 0.001 की होगी। तो ये क्लैरिटी आपको ना आपके माता पिता दे सकते हैं, क्योंकि हमारे आई थिंक समय में हम सब मिलेनियल है एंड जिन लोगों ने पिछले 25-30 सालों में अपना जीवन देखा है, आई थिंक इंडिया हैज़ ग्रोन इनफ। आई थिंक इन लास्ट 10 years द ग्रोथ ऑफ इंडिया हैज़ सरपास्ड लॉट ऑफ इकोनॉमी। तो हमारे माता पिता को भी ये नहीं पता है कि उनके बच्चों के लिए क्या सही एजुकेशन है या क्या सही करियर चॉइस है, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं आपको अपने पे और ये आई थिंक पहली जनरेशन इंडिया में बनेगी जहाँ लोगों ने रिस्क एट स्किल लेना स्टार्ट किया है। इससे पहले तो अगर आप जॉब नहीं करते हो और आप मिडिल क्लास से आते हो तो आप एक फेलियर माने जाते हो। सेल्फ डाउट इज़ ग्रेट, इट शुड नॉट create underconfidence. Again, just quoting the same prof line, any given day, overconfidence will take you higher places versus underconfidence. ये चीज़ लोग फॉर द सेक ऑफ कहने के लिए शायद कहते हैं, बट मैंने बहुत ही क्लियरली अपने आप से बहुत बार बोली। और एक प्रिसाइजली बस इस पॉइंट को एंड करने के लिए, आई थिंक इसका बहुत बड़ा रीज़न है मैं जहाँ से आता था, मैं कोटा से आता था, तो मैंने बहुत सारे फेलियर बहुत कम उम्र में देखे। और फिर मैं जिस कॉलेज में पढ़ने गया उस इकोसिस्टम में मैंने अपने आप को कभी फिट नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, और ये एज पर द ह्यूमन साइकोलॉजी है, कि आदमी हमेशा अपने आप को प्रूव करना चाहता है खुद की नज़र में, और वो हमेशा ट्राई करता है ऐसा करना जिससे लोग उसको रिकॉग्नाइज करें। हर आदमी को किसी न किसी चीज़ की इंसेंटिव होता है, किसी को पावर का है, किसी को मनी का है, किसी को इम्पैक्ट का है। तो मेरा ये मानना है कि मैंने अगर वो फेलियर्स पहले नहीं देखे होते तो मैं कभी भी स्टार्टअप के बारे में या स्टार्टअप जैसे शब्दों के बारे में जानता भी नहीं। मेरे पास कम ऑप्शंस थे अपने आप को प्रूव करने के लिए या अपने आप को भीड़ से दूर करने के लिए। तो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट, नॉट टू डिमीन एनीवन। मुझे लगा कि मुझे इस जो भी चीज़ें मोनोटनस हो रही हैं, मेरे पिताजी ने नौकरी की, मेरे दादाजी भी नौकरी करते थे, मैं भी अगर नौकर ही बनना चाहता हूँ तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, बट क्या मैं कुछ नया कर सकता हूँ जिससे शायद मैं अपनी उम्र से ज़्यादा सीख पाऊँ या ज़्यादा मुझे एक्सपोजर मिल पाए। मैंने उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी वर्सेस जॉब को। कब आप ऐसा, मतलब आपकी लाइफ में कब ऐसा मुकाम आया जब आपने ये सोचा, जो अभी आपने बोला कि भैया आई थिंक वो मुकाम मजबूरी थी। तो जब आप भीड़ के पार्ट बन जाते हो ना चाहते हुए भी, फिर आप देखते हो उस भीड़ में भी वो लोग बहुत आगे जा रहे हैं जो वही कर रहे हैं जो पहले से करते आए हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन बचता है, या आप क्विट कर दो या आप
अपने आप को ये बोलो कि मैं ये नहीं करूँगा और मैं वो करूँगा जो कोई नहीं कर रहा, क्योंकि वही शायद आपको आपकी अपनी आइडेंटिटी को आगे लेके जा पाएगा। तो मेरा मानना, मेरे लिए तो थर्ड ईयर में आया था कॉलेज में थर्ड ईयर एक बहुत ही पिवटल टाइम होता है, क्योंकि लोग थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर की प्लेसमेंट की तैयारी करने लग जाते हैं एप्टीट्यूड की। तो मुझे वो लगा कि ये फिर वही गेम है जो मैं जेई में लड़ रहा था, कोटा में लड़ रहा था, जिसमें मैं अच्छा नहीं हूँ। मतलब मेरे पास एक ऑप्शन था, मैं तैयारी करता, शायद कैट निकालता, गेट निकालता, जीमैट निकालता या यूपीएससी करता। बट मैंने ये क्लियरली समझ लिया कि मेरी वीकनेस है, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं बना हुआ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंडिया में बहुत ही ज़्यादा एक टफ डोमेन है, जिसमें आई थिंक हर एक आदमी को जाना भी नहीं चाहिए। तो मैंने लाइफ में ये समझ ली कि मेरा कंपटीशन के लिए मेरा एप्टीट्यूड नहीं अलाइंड है, हेंस जॉब मुझसे हो नहीं पाएगी, क्योंकि जो मेरा माइंडसेट है शायद उसके लिए मैं फिट नहीं होऊंगा। और तीसरा, मुझे लगता है एज मेरे साइड है, और मैं जिस फैमिली से आता हूँ वहाँ अभी भी मुझे उनको कुछ पैसे नहीं देने हैं, और या मैं किसी एजुकेशन लोन पे नहीं हूँ। तो मेरे पास वो, अनलाइक मैं यूएस में पढ़ रहा होता तो एक अलग सिनेरियो होता, बट इंडिया में वो मेरे पास फ्रीडम थी। तो उसको मैं एक्सरसाइज किया जब, देन आई थिंक वन थिंग लेड टू अदर, एंड देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि दिस विल टेक यू फार अवे versus what you've done in the same batch by getting into TCS, getting into Infosys, Accenture. मेरे पास एक जॉब ऑफर था, मतलब मैंने काफ़ी कम लोगों को बताया, जब मेरी सेकंड मुझे रिकॉग्निशन मिला हमारी स्टार्टअप को एक्सेंचर इनोवेशन जॉकी से, तो उन्होंने हमें R&D में जॉब ऑफर के लिए बोला कि आपका इंटरव्यू ही होगा फॉर द सेक ऑफ होने के लिए, बट यू विल बी एलिजिबल फॉर गेटिंग अ जॉब इन एक्सेंचर R&D टीम। बट अगेन आई थिंक कहीं ना कहीं वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल था कि मुझे R&D या टेक में एक्सपोजर लेना ही नहीं था, मुझे बिजनेस ही क्रिएट करना था, इरिस्पेक्टिव उसका साइज कितना छोटा हो या बड़ा हो। मुझे लगता है कि उसी पीरियड में कुछ 3 इडियट मूवी का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है हमारी जनरेशन के लिए, कि उस टाइम पे हम लोग को पता चला है कि हाँ, यू कैन चूज एनी फील्ड, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ इंजीनियरिंग कर रहे हो तो सिर्फ घरों की तरह इंजीनियरिंग करोगे तभी आपका कुछ हो सकता है। तो मेरे ख्याल से उस मूवी ने काफी कुछ चेंज किया हम लोगों के अंदर। वो तो एक्चुअली वो तो कोटा में थी तबाही जी, 2010 में आई थी वो मूवी, और उस मूवी ने आई थिंक मेरी नहीं, आई थिंक मेरी पुरानी जनरेशन को भी बहुत इम्पैक्ट किया। और आई थिंक भारत उस पॉइंट पे भी आ चुका था जहाँ पर फ्रीडम ऑफ चॉइस इन योर करियर पहली बार आने लगी। उससे पहले वहाँ बात होने लगी। पहले तो आई थिंक आप IIT से हो, आप किसी भी कॉलेज से हो, IIM से हो, जॉब इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस। बस फ़र्क ये होता था कि आप कितने बड़े नौकर बनोगे, आप बेन एंड कंपनी के लिए काम करोगे, मैकिन्जी के लिए काम करोगे, या आप एक नॉर्मल कंपनी के लिए काम करोगे। तो आई थिंक लड़ाई फिर क्वालिटी ऑफ लेबर की थी कि हु कॉन बिकम अ बेटर लेबर। बट आई थिंक उन मूवी और उस इंडिया के जिस ग्रोथ के बाद, जो इंडिया में आई थिंक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आई, स्टार्टअप्स क्रिएट हुए, बाहर की इन्वेस्टमेंट्स आई, देन इस यंग जनरेशन को ये मौका मिला कि नहीं, नाउ विल नॉट गोना बी वर्किंग फॉर समवन, वी कैन ऑल्सो क्रिएट आवर ओन इकोसिस्टम स्टार्टअप, and I can create a lot of impact from wealth generation point of view and distribution point of view towards next young generation. वो आई थिंक पहले था नहीं, वो एक्सपोजर ही नहीं था। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। आपका पॉइंट सही है। उसके पहले तो आई थिंक लोगों को मूवी में बताया भी नहीं जाता था कि आपके पास ऑप्शन है कि आप कॉलेज की डिग्री को क्विट करके कुछ करो। हम लोगों के फील्ड में क्या होता है कि आपको कुछ ना कुछ रेगुलरली अपने आप को अपग्रेड करना होता है, ठीक है। अपनी ग्रोथ के लिए आपको अपस्किल करना होता है। तो आप जो है वो इतना हेक्टिक, क्योंकि सबको पता है कि एक स्टार्टअप में काम करना कितना ज्यादा मतलब चैलेंजिंग है, ठीक है। वो कितना हार्ड वर्क रिक्वायर करता है, वो सबको पता है। तो आप ये जो अपने आप की ग्रोथ के लिए, अपने आप की अपस्किलिंग के लिए आप उसके लिए क्या करते हैं, और आपको क्या चीज इंस्पायर करती है कि आप यही करते रहे? अभी जहाँ मैं हूँ वहाँ मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ। मैं काफ़ी क्लोजली को फाउंडर के साथ काम करता हूँ। इससे पहले मैं जहाँ था वहाँ भी मैं को फाउंडर के साथ काम करता था। इससे पहले मैं खुद को फाउंडर था। तो आई थिंक इन सारे एक्सपीरियंस के वजह से आई ऑलरेडी हैड फ्यू थिंग्स वेरी क्लियर इन माई माइंड कि नोबडी गोना हेल्प यू। आपको खुद ही सेल्फ मोटिवेट रहना होगा। और अपग्रेड करना स्टार्टअप में बहुत ही मैंडेटेड पार्ट है, मतलब करना ही है। मतलब यू विल नॉट सर्वाइव देयर बिकॉज अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट यू गोना पुट। आई थिंक आई फॉर्मली रीड अ लॉट, आई एम वेरी बैड रीडर इन टर्म्स ऑफ रीडिंग बुक्स, बट आई
ensure that every day at least I spend 1 or 2 hours to go through all the major articles in my domain, to go through all the relevant information which is flowing in the market. So मेरा मानना है कि reading is a very important part. You need not to become a good book reader to become a very intellectual individual or impactful individual. Read whatever you like reading. Will give you a lot of clarity of thought and clarity of your vision towards your life goals. So मेरे लिए आई थिंक एक रीडिंग रहा है. दूसरा आई रियली बिलीव कि लाइफ में कुछ हैक होते हैं. तो दूसरा बड़ा हैक रहता है, मुझे इंटरव्यूज़ में बहुत देखता हूँ और उनके देखता हूँ जिनको मैं इंस्पायर करता हूँ, उनसे सीखना चाहता हूँ. सो मैं काफ़ी को फाउंडर्स के इंटरव्यूज़ देखता हूँ. कुछ नाम बताओ जो बहुत इंस्पायर किए. मुझे आई थिंक मेरे कुछ फाउंडर्स के नाम लूँगा जिनके इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे लगते हैं मुझे. एक ऊबर के फाउंडर हुआ करते थे, ट्रैविस कैलनियाक. दैट गाय हैज़ इम्प्रेसिव एनर्जी. The amount of hustle that he has done while creating Uber was immense. I believe that nobody could have created Uber without that level of energy. I think I really liked his interviews. Very clear, very straightforward individual. दूसरा I think Elon Musk. I think he has very clear clarity of thought towards what he wants to achieve. I think एक बहुत ही clarity, वो कभी भी छोटी बेट नहीं लेता है. सो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा आई थिंक एस्पिरेशन रहा है. तीसरा आई से मेरे टाइम पे आई थिंक आई ऑल्सो टेक फ्यू इंडियन नेम्स विच हैज़ डन रिमार्केबली वेल इन लास्ट फ्यू ईयर्स. आई थिंक इंडिया में मैं विजय शेखर शर्मा को बोलूँगा. आई थिंक वो जिस बैकग्राउंड से आते थे और द अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस दैट ही हैज़, द एनिग्मा ही हैज़. आई थिंक उनके इंटरव्यूज़ पे भी मुझे द कन्विक्शन जिस कन्विक्शन से वो बातें करते हैं, इमेंस पोटेंशियल. आई थिंक दो मैं एक टाइम पे उस स्पेस में कॉम्पीट करना चाह रहा था उनसे. पेटीएम QR कोड कर रहा था, मैं QR कोड कर रहा था, बट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट आई थिंक. तो आई थिंक लॉट ऑफ फाउंडर्स. पीटर थील है आई थिंक एक US में. आई थिंक ही हैज़ डन रिमार्केबली वेल. उन्होंने 0 to 1 बुक लिखी. आई थिंक वो एक मैंडेटरी बुक है सबके लिए जो स्टार्टअप करना चाहते हैं. पीटर थील हो गए. सिमिलरली आई थिंक US में एक ब्रीड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स है जो कहीं ना कहीं काफ़ी इवॉल्व हैं अपनी जर्नी में, क्योंकि इंडिया से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर और एक्सपोज्ड US की एंटरप्रेन्योरियल जर्नी रही है. वहाँ पे आपको स्टार्टअप्स सब टाइप के मिल जाएंगे. तो अगर आपको हाई क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम नहीं करना आता है, यू कैन नेवर एवर गोना गेट अपस्किल्ड. तो अपस्किलिंग एक ही तरीका है. आइदर आपकी सराउंडिंग बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और इम्पैक्टफुल हो, या आप अपनी सराउंडिंग इंटरनेट पे चूज़ कर सको. इंटरनेट पे चूज़ करने में मतलब आपके दोनों ऑप्शन. आप एक रील भी देख सकते हो और आप एक उस बंदे को देख सकते हो जिसको आप से कुछ सीखना चाहते हो. तो वो आपको लेना पड़ेगा डिसीजन. बट वो डिसीजन लेने के बाद आपका जो थॉट प्रोसेस रहेगा टुवर्ड्स योर लाइफ, टुवर्ड्स योर गोल, will be very very different versus a individual who may be just living his life from day 1 to day 2. किसी एक ऐसे इंस्पायरिंग इंसान का नाम बताइए जिसे आपने पर्सनली मीट किया और उसने आपको मतलब एकदम अलग लेवल का इंस्पायर कर दिया, और उसके बाद मतलब कोई ऐसा पर्सनली इंडियन स्टार्टअप स्पेस का. जी मैं पिछले साल मैंने मिसेस सुधा मूर्ति एंड मैंने इन्फोसिस के को फाउंडर एंड वन ऑफ द वेल नोन फाउंडर ऑफ इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम. मैं स्टार्टअप अभी बोलता हूँ क्योंकि इन्फोसिस आई थिंक इंडिया की पहली स्टार्टअप थी जिसने चीज़ों को बदला. मैं मूर्ति सर से मिला एंड सुधा मूर्ति मैम से मिला. सर से मिलते समय थोड़ी सी झिझक थी, डर थी, बट उन्होंने मुझे 2-3 चीज़ें उस 15 मिनट की डिस्कशन में बताई जो विच हैज़ नथिंग टू डू विद स्टार्टअप. इट वॉज वेरी वेरी प्रिसाइज एडवाइस कि आपको लाइफ में क्या चीज़ें कैसे रखनी चाहिए. उन्होंने 3 चीज़ें बताई, मैं शेयर करना चाहूँगा. उन्होंने बोला कि बेटा, वेन एवर यू डू एनी थिंग, नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर हेल्थ, irrespective which profession you are choosing, startup or you are part of a MNC, or you're just doing whatever you want to do, because your family should not bear the burden of your health because of your own choices that you've made. So उन्होंने अपने कुछ एनेक्डोट दी कि he really felt that in hindsight, if one thing he could have changed about himself, he would have changed the healthy lifestyle he could have chosen at that point of time. दूसरा आई थिंक उन्होंने मुझे बताया कि there is no substitute to hard work. काफ़ी नॉर्मल सुना था इंडस्ट्री में कि वो बंदा काफ़ी शार्प है, तेज़ है, उसे बहुत आता है,
उन्होंने बोला कि आई थिंक ये सारे काफ़ी एक अच्छे इंटेलेक्चुअल टर्म्स हैं जिनको लोग सुन के काफ़ी प्रोत्साहित हो जाते हैं कि ये बंदा, इससे तो हम कॉम्पीट ही नहीं कर सकते। बट उन्होंने बोला आई थिंक हार्डवर्क का कोई एक सानी ही नहीं है। उन्होंने बोला कि जब भी वो इन्फोसिस के टेन्योर में थे वो ऑफिस 6:30-7 बजे आ जाते थे और रात को 8 बजे से पहले नहीं जाते थे, और उन्होंने तब तक किया जब तक वो रिटायर नहीं हुए। तो अगर आप इस लेवल का डेडिकेशन नहीं रख सकते तो 1980 से 90 के बीच में इंडिया की आप एक आईटी सर्विसेज स्टार्टअप या कंपनी जो आज ग्लोबल रैंकिंग में वन ऑफ द लार्जेस्ट है, वो बना ही नहीं सकते आप, क्योंकि सब कुछ, सारे ऑड आपके अगेंस्ट हैं। इंडियन गवर्नमेंट की इवन पॉलिसी उस टाइम पे लाइसेंस राज हुआ करता था, वो अगेंस्ट थी। टू गेट इवन फोन इट यूज टू टेक 2-3 years। सो आई थिंक 2 चीज़ें उन्होंने ये बताई। तीसरी उन्होंने ये बताई कि वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ, you should be open to the feedbacks of your mentors, and you should be very very thankful to your teachers, and life में आप हमेशा gratitude show करो जो आप जहाँ भी हो, versus ये सोचने कि मैं क्या better कर सकता था। तो उन्होंने तीसरा ये बोला कि I think to become a better individual you should always appreciate where you are, from where you come and where you gonna be। तो ये एक तीसरा I think बहुत ही important learning थी जो उन्होंने मुझे बताई। आई थिंक सुधा मैम तो काफ़ी ज़्यादा आई थिंक बहुत ही मदरली वाइब आ रही थी उनसे। उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ से आप हो, क्या करते हो। बट सर के साथ आई थिंक ये 3 डिस्कशन जो मैंने आपको बताई ये हुए, और ये आई थिंक मेरे लिए तो फ़ैन मोमेंट था। मैंने सिर्फ पढ़ा था, सुना था, तो मिलने का मौका मिल पाया मुझे उनसे। तो आई थिंक ये वो एक आंसर है आपके उस सवाल का। हाँ, तो आजकल एक बहुत ही अच्छा टर्म आया हुआ है हमारी फील्ड में, आईटी में, करीब 1 साल से 1-1.5 साल से, जब से चैट जीपीटी आया हुआ है। चैट जीपीटी जैसे आया उसके बाद तो मतलब लग रहा है कि एक एरा हो गया, जैसे बीसी, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर जी वो हो गया। जैसे बिफोर चैट जीपीटी दुनिया कैसी थी, आफ्टर कैसी होगी, और डर बहुत ज्यादा है जी एआई के लिए कि जॉब्स रहेगी कि नहीं, सारी जॉब्स एआई टेक ओवर करेगा कि नहीं। अब मुझे लगता है आज से 5 साल के बाद तक क्या सीन रहने वाला है आईटी इंडस्ट्री का, डेवलपर्स का और लीडर्स का? नहीं, ये बहुत ही जेन्युइन फेयर है इंडस्ट्री में। आज के डेट में सारी कंपनीज यही सोच रही हैं कि क्या हमारे करंट जो एम्प्लॉय बेस है वो प्रोडक्टिव इनफ है कि नहीं, या हमें ग्रोथ करनी है तो क्या ह्यूमन के साथ की जाए या ह्यूमन एआई के साथ की जाए। तो मेरा मानना ये बहुत ही ट्रिकी आंसर है अभी देना। इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, काफ़ी स्टार्टअप ले-ऑफ्स भी कर रही हैं, काफ़ी बड़ी कंपनियों ने भी रीस्ट्रक्चरिंग स्टार्ट कर दी है, अप्रेजल्स रोक दी गए हैं काफ़ी जगहों पे। मेरा मानना ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेंगी। ये मानना ज़रूरी होगा कि एम्प्लॉय विल नेवर गोना वर्क ऑन इट्स ओन नाउ, देयर विल बी अ पार्ट वेयर इन एम्प्लॉय with AI co-pilot will be there to create certain amount of output। अब ह्यूमन ही पूरा किसी पार्ट को नहीं कर रहा होगा, सो काफ़ी लेवल का ऑटोमेशन। ह्यूमन विल ऑलवेज गोना बी वर्किंग वेरी क्लोजली विद AI प्लेटफॉर्म्स। वन ऑफ द फेमस वन इज चैट जीपीटी नाउअडेज। वो दिन जा चले जाएंगे एटलीस्ट डेवलपर कम्युनिटी के, जहाँ पर आपको केस सिनेरियोज और टेस्टिंग के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ेगा एक इंडिविजुअल पे। और मेरा हमेशा मानना है कि अच्छे डेवलपर्स विल ऑलवेज गोना सर्वाइव, बट जो कहीं ना कहीं एक पॉइंट स्टार्ट हो गया था कि एवरीवन वांट्स टू बिकम अ डेवलपर, वो एरा कहीं ना कहीं थोड़ी अब रुक जाएगी। बट अभी भी इंडिया में और ग्लोबली आई थिंक लॉट ऑफ स्पेस फॉर टेक इनोवेशन। तो आई थिंक दिस नथिंग गोना चेंज मच, इट जस्ट गोना क्रिएट मोर एफिशिएंसी इन टाइम्स टू कम वर्सेस क्रिएटिंग एनी थ्रेट टू टेक जॉब्स फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो दोस्तों, ये थी हमारी पारितोष की आज की बात। और पारितोष से हमने बहुत लिमिटेड सवाल पूछे यार, क्योंकि बहुत बार बुलाना है पारितोष को, बहुत सारी बातें करनी है देश दुनिया की, इसको हर फील्ड का नॉलेज है, तो हर नॉलेज जोड़ा जाएगा इससे और आपको तरफ परोसा जाएगा। और साथ ही साथ पोलो के साथ भी अगले पॉडकास्ट होते रहेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन एंड पोलो। का अभी तक एक ही पॉडकास्ट हुआ है और उसके बेसिस पे भी मतलब आप यहाँ तक आए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो देख रहे हैं कितना परेशान कर रहा है पोलो, लेकिन पोलो हमारा बच्चा है छोटा सा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी बिल्कुल माइंड नहीं करें, मुझे पता है हमारे सब्सक्राइबर्स ही पेट लवर है। दोस्तों, अगली मुलाकात
बहुत जल्दी होगी पारितोष से, तो मिलते रहिए। थैंक यू।